गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अभी हमने बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर किया जिसमें हमने कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जो आपके बिजनेस को रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हमने बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज हमने पढ़ी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस इसी चैप्टर का आपको अपेंडिक्स दे रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वो दे अपेंडिक्स में रखा है बट वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो मैं अपेंडिक्स वाला पार्ट जो उसमें इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, जो उसमें नोट्स दे रखे हैं, इसके भी आपने इक्वली नोट्स बनाने हैं, इक्वली करना है आपने ये चैप्टर। सो आई एम बिगनिंग विद दिस अपेंडिक्स नाउ। चाहे शॉर्ट में बताऊँ मैं आपको, बट ये करना ज़रूर है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। ओके, देन वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो हमने पढ़ा सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल भी होती हैं, इनटेंजिबल इन नेचर होती हैं, प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती है, एंड नॉट नेसेसरली लिंक्ड विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, हमें ये पता चल गया सर्विस होती क्या है, वो हम ऑलरेडी पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ सर्विस जिसमें इट इज इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब यू कैन नॉट फील और सी इट, बट यू कैन नॉट टच इट और सी इट, but yes you can feel it कि yes this is a service which has been given by the bank to us, which has been given by the post office to us, which has been given by the like your anything like आपका communication का है, telecom department ने आपको कोई service दी है, this is also where you can feel that service. Inconsistence, another important feature of services is inconsistency. इनके features बता रही हूँ अभी मैं। Since there is no standard tangible product, तो स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इट हैज टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। ऐसा नहीं होगा कि कंसिस्टेंट रहेगी, थ्रू आउट रहेगी, कुछ ना कुछ 1% 2% का डिफरेंस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक्सक्लूसिवली हर टाइम आपको ये करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड एक्सपेक्टेशंस, हर कस्टमर की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। Service providers need not only to provide the service each time but also to alter or change their efforts according to the requirements. But वो efforts को alter भी करते हैं और change भी करते हैं according to the requirements and expectations of the customers. Inconsistency in the service can be experienced in case of mobile services and beauty parlors. But inconsistency in the services can be experienced majorly in case of your mobile services और beauty parlors जो आपकी consistent रहती है, common रहती है, constant रहती है, ठीक है। अदरवाइज आपकी जो सर्विस है वो इनकंसिस्टेंट होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर बारी वो एक्सक्लूसिवली देनी पड़ती है, करनी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ 1% 2% का डिफरेंस रहता ही रहता है। नेक्स्ट इज योर इनसेपरेबिलिटी। द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। सर्विस देने के लिए सर्विस का प्रोवाइडर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। These are the produced and consumed at the same place only. The doctor and his medical services are inseparable in the sense that the doctor must be present to provide medical services to the technology, to the patient. Similarly, it applies to chartered accountant, lawyer. इन सब की सर्विसेज अवेल करने के लिए वहाँ पे उनका सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल होना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। सर्विसेज हैव लिटल और नो टेंजिबल कॉम्पोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है जैसे आप अपनी इन्वेंट्री, दैट इज योर स्टॉक, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हो, जिसको आप स्टॉक करके रख सकते हो, बट सर्विसेज को आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। जब जिसको रिक्वायर्ड है तब आपको वो सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन। Involvement or participation of the customer in the service in the delivery process is the most important characteristic of the service। कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है सर्विस, आपका जो कस्टमर है, सर्विस प्रोवाइडर का तो रहता ही रहता है, जो आपका कस्टमर है उसका भी इक्वल रहता है। Such participants provide an opportunity to the customer to get the service modified according to his or her requirement। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनकी सर्विसेज को मॉडिफाई कर सकते हो। एक आपकी बुक में गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस दे रखा है जो कि बहुत इजी है, आप उसको इजीली रीड कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सर्विसेज। अब टाइप ऑफ सर्विसेज में नंबर 1 इज योर सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या होती है बेटा? सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड वॉलंटरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोशल सर्विस जो आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, जो आप दूसरों के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, दैट इज योर सोशल सर्विस, जिसके लिए इन रिटर्न यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। Okay, for example, educational services to the children of weaker section of the society, providing health care, hygienic conditions in slum areas, etc. ये सारी क्या आती हैं? सर्विस है, and that too social service है। Okay, next is your personal service. Personal services are differently by different customers.
पर्सनल सर्विसेज आर नॉट कंसिस्टेंट इन नेचर, ये कंसिस्टेंट नहीं होती है नेचर में. दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर. दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर्स डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेज. कस्टमर के डिमांड और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है. ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सैलून्स, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, टेलरिंग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ योर पर्सनल सर्विसेज कि एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है. ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक. बहुत ध्यान से समझना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे तक के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन पॉइंट्स को हमेशा. जिस आपके मेनली जो होते हैं वो 4 टाइप के बैंक्स होते हैं. कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक. यूजुअली तो हम जो कैटेगरी मेन जो हम 2 मानकर चलते हैं दैट इज योर कमर्शियल बैंक एंड योर सेंट्रल बैंक. ठीक है, उसके बाद हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं. अब हम देखते हैं ये होते क्या क्या हैं. नंबर 1 इज योर कमर्शियल बैंक, जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं. नॉर्मल बैंक्स जैसे आपका येस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, मतलब दैट इंक्लूड्स योर बोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड योर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. येस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे हमारे प्राइवेट में आ जाते हैं. और पब्लिक बैंक्स में आते हैं आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे हमारे पब्लिक बैंक्स में आते हैं. तो कमर्शियल बैंक्स वो हैं जो नॉर्मली हमारे बैंक्स अवेलेबल हैं, पब्लिक सेक्टर के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, जिनका काम होता है पैसे को एक्सेप्ट करना और लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और उनको लैंडिंग वगैरह की फैसिलिटी देना, और जब उनको रिक्वायर्ड ऑन देयर डिमांड उनको वो पैसा दे देना, जो हमने पहले बैंकिंग सर्विस में भी पढ़ा है. नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ऑनर है, लाइक योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक योर एचडीएफसी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं. ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर्स ओनली, गवर्नमेंट का रोल नहीं है यहाँ पर. फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स में आते हैं हमारे जैसे दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड मैनेज बाय फॉरेन प्रमोटर्स. जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इंडियन प्रमोटर्स कर रहे हैं, और जो फॉरेन बैंक्स हैं फॉरेन प्रमोटर्स उनको मैनेज कर रहे हैं. जैसे कि आपका सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लॉयड बैंक, सिटी बैंक, ये हमारे यूजुअली छोटी सिटीज में है ही नहीं. मिलेंगे भी तो आपको बड़ी बड़ी सिटीज में मिलेंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लॉयल बैंक, सिटी बैंक एक्सेट्रा. उसके बाद नेक्स्ट इज योर कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं विच आर गवर्नड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है जी, मैंने आपको बोला जो हमने इससे पहले सबसे पहले पढ़ा था दैट इज योर पब्लिक सेक्टर बैंक, जो आपकी गवर्नमेंट मैनेज करती है. और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये स्टेट कोऑपरेटिव गवर्नमेंट मैनेज करती है, सोसाइटीज मैनेज करती हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू देयर मेंबर्स ऑन द इजी टर्म्स. दीज बैंक्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट. रूरल एरियाज में क्रेडिट की फैसिलिटी देने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटीज उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स बनते हैं, लाइक योर वैश्य कोऑपरेटिव, आदर्श बैंक लिमिटेड, जैन कोऑपरेटिव बैंक, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक. मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज को सर्व करने के लिए बना है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड बैंक. स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं जो पर्टिकुलर सर्विस के लिए होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए, लाइक योर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक्स. कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी. IDBI, ये तो आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड है कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ये बैंक है. मेन उनको फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देनी है, मेन उनको इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देनी है, उन लोगों पे फोकस करने के लिए हमारे ये स्पेशलाइज्ड बैंक बनते हैं, उन एरियाज पे फोकस करने के लिए. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज योर सेंट्रल बैंक विच इज ओनली वन, दैट इज योर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. The Central Bank of any country supervises, controls and regulates the activities of all the commercial banks. जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो, जिनको रेगुलेट कौन करता है, इनको कंट्रोल कौन करता है, दैट इज योर सेंट्रल बैंक, दैट इज योर RBI. अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज. आपकी कंट्री में करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज को भी आपका RBI ही मेंटेन करता है. कभी भी किसी भी नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर किसी बैंक का नाम लिखा हुआ देखा है अपार्ट फ्रॉम RBI? लाइक लिखा होता है पंजाब नेशनल बैंक, कभी भी नहीं लिखा होता. ठीक है, ऐसे ही हमारा जो होता, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी बैंक के करेंसी नोट के ऊपर किसी प्राइवेट बैंक का नाम लिखा हो. हमेशा RBI है जो करेंसीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, करेंसीज को प्रिंट करता है. ये सारी चीजें हमारी कौन करता है? RBI करता है.
ठीक है। तो क्रेडिट पॉलिसीज भी कि कितना लोन प्रिवेलिंग, कहते हैं ना प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है लोन लेने के लिए, तो वो डिसाइड कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आप डिटेल में जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि कंट्री में क्रेडिट पॉलिसीज बनाने के लिए, करेंसीज को कंट्रोल करने के लिए सारा काम जो कर रहा है वो आपका आरबीआई कर रहा है। मेन कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल भी आपका सेंट्रल बैंक दैट इज योर आरबीआई ही करता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में नंबर 1 पे आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना। पता है हमें ये चीज बैंकिंग सर्विस में हमने पढ़ा था। सबसे पहले यही होता है कि लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, उनको लोन की फैसिलिटी देना, लेंडिंग ऑफ फंड्स की फैसिलिटी देना, चेक की फैसिलिटी देना। चेक में भी हमारे 2 टाइप के चेक होते हैं, दैट 1 इज योर बेयरर चेक एंड सेकंड इज योर क्रॉस्ड चेक। ध्यान से समझना इनका मतलब। नंबर 1 इज योर बेयरर चेक। अच्छा, आप एक चीज बताओ मुझे, आपने कभी भी किसी करेंसी नोट के ऊपर लिखा हुआ देखा है, छोटा छोटा लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹100। अगर 100 रुपए का नोट है तो 200 का है तो उस पर लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹200, ठीक है। और हमेशा नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ बियरर, बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बियर इज द वन हु इज बियरिंग दैट नोट, द वन हु इज बियरिंग, द वन हु इज होल्डिंग दैट नोट। तो वैसे ही हमारा बियरर चेक होता है, जैसे हमारी करेंसी बियरर होती है, पैसा जिसके हाथ में है उसी का ही है, पैसे पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। वैसे ही आपका बियरर चेक होता है, जिसपे किसी का नाम नहीं है, जिसके हाथ में वही उसको एनकैश करा के यूज कर सकता है आराम से, दैट इज योर बियरर चेक, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक होता है जहाँ पे सिर्फ उस पर्टिकुलर पेई को ही मिलेगा, ओनली इन पेईज अकाउंट इज कॉल्ड क्रॉस चेक, जहाँ पे हम चेक के ऊपर कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे छोटे से ऐसे 2 लाइनें लगा देते हैं, कॉर्नर पे ऐसे 1 2 2 लाइनें आपने लगा दी, दैट इज योर क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक होता है जहाँ पर उसी को मिलेगा जिसके नाम का वो इश्यूड है और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी बैंक का काम होता है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स देना लोगों को, वो भी बैंक का काम होता है, मतलब फंड्स को ट्रांसफर करना। एलिड सर्विसेज लाइक हमारे बिहाफ पे हमारा बिल पे करना, हमारे बिहाफ पे हमारी प्रॉपर्टी शेयर करना, शेयर्स वगैरह शेयर करना, परचेज करना, लॉकर की फैसिलिटी देना। अपार्ट फ्रॉम जो ऊपर सर्विसेज पढ़े हैं उसके अलावा जो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका इंश्योरेंस वर्सेज एश्योरेंस। इंश्योरेंस वर्सेज एश्योरेंस। इंश्योरेंस तो नॉर्मल होता है, जो आप नॉर्मल इंश्योरेंस कराते हो कि इन केस ऑफ लॉस वो आपको पैसा मिल जाएगा, वो हो गया इंश्योरेंस। एक होता है एश्योरेंस। एश्योरेंस मीन्स एश्योर करना। एश्योर मतलब अगर आपको लॉस नहीं भी हुआ तो यू आर बीइंग एश्योर्ड कि आपको आपका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा, दैट इज एश्योरेंस। इंश्योरेंस के केस में जरूरी नहीं होता कि आपको वो पैसा वापस मिले, वो तभी मिलेगा अगर आपको लॉस होगा। ध्यान से सुनना इन पॉइंट्स को। लेकिन एश्योरेंस के केस में चाहे आपको लॉस हो या नहीं हो, लॉस हो गया तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं भी हुआ तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगा, दैट इज एश्योरेंस, ठीक है। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी होती है, जिसमें नंबर 1 पे आती है हमारी होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या कहती है, द अमाउंट पेबल विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। जिसने इंश्योरेंस अपने नाम का ले रखा है उसकी डेथ से पहले वो पैसा नहीं मिलेगा। द सम बिकम पेबल ओनली टू द नॉमिनीज और डिपेंडेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड। द प्रीमियम ऑन सच पॉलिसी में बी पेबल रेगुलरली थ्रू आउट द होल लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड और दे बी पेबल एट अ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स पीरियड्स के लिए भी होता है कि 20-30 साल के लिए जी हम इंश्योरेंस देंगे, और कई बार ऐसा होता है after which the payment premium ceases. In former case it is called ordinary life policy and the later it's called limited payment whole life policy. ऑर्डिनरी लाइफ पॉलिसी में तो लाइफ टाइम आपको उसका प्रीमियम देना है, जब डेथ हो जाएगी तो पैसा उसके नॉमिनीज को मिल जाएगा। और आपका जो लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी होता है वहाँ पे आप फिक्स टाइम पीरियड के लिए कि मैं जी 30 साल तक प्रीमियम भरूंगा, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं देना और आपकी डेथ के बाद वो पैसा आपके नॉमिनीज को मिल जाएगा। ये हमारी होल लाइफ पॉलिसी होती है। नेक्स्ट इज योर एंडोवमेंट लाइफ पॉलिसी। एंडोवमेंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे द पॉलिसी मनी व्हेन द एश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज और इज ओन डेथ। मतलब या तो एक पर्टिकुलर एज के बाद या फिर ऑन हिज डेथ, उसकी डेथ पे, विच एवर कम्स अर्लियर। मान लो मैंने इंश्योरेंस कराया 50 साल के लिए, जब तक मैं 50 ईयर्स की होंगी, तो 50 ईयर्स के लिए जब मैंने इंश्योरेंस कराया है तो या तो पैसा मुझे तब मिलेगा जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी, या फिर पैसा मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तब मिलेगा अगर उससे पहले मेरी डेथ हो जाती है। तो विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर के केस में
एंडोवमेंट लाइफ पॉलिसी होती है हमारी। नेक्स्ट इज योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टेकन बाय 2 or more persons, जनरली बाय हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली और बाय पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे प्रीमियम जो जाता है वो जॉइंटली जाता है, इंस्टॉलमेंट्स लमसम में जाती हैं। द पॉलिसी मनी बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट ऑन द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ दोज हुज लाइव्स आर एश्योर्ड जॉइंटली एंड द सम एश्योर्ड विल बी पेबल टू द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स और एन मैच्योरिटी डेट विच एवर कम्स अर्लियर, वही सेम केस हो गया, बस यहाँ जॉइंटली होता है। एन्युटी पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी होती है द अमाउंट इज पेबल इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, जैसे कि लोग अपना रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ले लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अब इनकम तो रहेगी नहीं, जॉब तो रहेगी नहीं, तो अपने प्लान ले लेते हैं जहाँ से जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक वो प्रीमियम भरते रहेंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ पैसा उनके पास आता रहेगा। दैट इज योर एन्युटी पॉलिसी। नेक्स्ट इज योर चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी। इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मैरिज और चिल्ड्रन, द पॉलिसी इज टेकन बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स लेते हैं अपने बच्चों के लिए। द इंश्योरर पेज द पॉलिसी मनी व्हेन द चिल्ड्रन अटेन्स अ सर्टेन एज। The premium is paid by the person entering into the contract, but if he or she dies before the maturity of the policy, no further premium is payable. जो दे रहा है प्रीमियम, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आगे प्रीमियम नहीं देना है, लेकिन सर्टेन एज के बाद उसको पैसा जरूर मिल जाएगा उसके बच्चे को जिसके नाम की उसने वो पॉलिसी ली थी। दैट इज योर चिल्ड्रन एंडोवमेंट प्लान या चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी। क्लियर है बेटा ये। बाकी अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमारा आता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, जब आप अपने व्हीकल्स को इंश्योर करा रहे हो, बर्गलरी इंश्योरेंस, डोरी ये डकैती चोरी इन सब के अगेंस्ट करा रहे हो, कैटल इंश्योरेंस, स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेड टू द इंश्योर्ड एनिमल्स, अपने एनिमल्स के लिए जब आप करा रहे हो, क्रॉप इंश्योरेंस होता है अपनी क्रॉप्स के लिए जब आप करा रहे हो, फिडिलिटी इंश्योरेंस होता है जो आपके लॉस राइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी, फॉर्जरी, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, अगर आपका एम्प्लॉय कोई ऐसा काम कर देता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या होती है हमारी, हमें सब बेटा ये पॉइंट्स मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड होकर करा रही हूँ, क्योंकि बस आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। वेयर हाउस जो हमारी फोर्थ हमारी बिजनेस सर्विस थी, दैट वाज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, टू मीन स्टोरेज और प्रिजर्वेशन ऑफ कमोडिटीज और गुड्स इन अ वेयर हाउस। वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करना, प्रिजर्व करना। अ वेयर हाउस इज अ प्लेस और अ बिल्डिंग विच इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ सरप्लस गुड्स इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू मेंटेन द ओरिजिनल क्वालिटी, वैल्यू एंड यूजफुलनेस, कि अच्छे से वो स्टोर हो जाए, सही जगह पे सेफ प्रोटेक्टेड रहे। तो वेयर हाउस भी हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर 1 इज जो प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है, दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड लीज्ड बाय मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनीज और रिटेल चेन स्टोर, जिनके पास बहुत सारा स्टॉक होता है, जैसे आपके रिटेल चेन आउटलेट, जैसे आपका रिलायंस हो गया, विशाल हो गया, बिग बाजार हो गया, ये सारे। वेरी फ्यू बिजनेस यूनिट कैन अफोर्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर ओन वेयर हाउस बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। जबकि इनका काम ही यही है कि इनको चीजें स्टॉक तो करके रखनी ही है, तो ये रेंट पे अगर वेयर हाउस लेंगे तो इनको तो रेंट बहुत बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये अपने ही वेयर हाउसेज बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइवेट वेयर हाउसेज। नेक्स्ट इज योर पब्लिक वेयर हाउसेज, जो गवर्नमेंट के होते हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक आफ्टर पेमेंट ऑफ स्टोरेज फीस, मतलब रेंट, वो देने के बाद आपको गवर्नमेंट की जो वेयर हाउसेज है वो इजीली यूज कर सकते हो। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, अगर आप उनके पार्ट हो तो आप उनका वेयर हाउस यूज कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी आई होप सबको पता है, पीछे पढ़ चुके होंगे। गवर्नमेंट वेयर हाउसेज जो हमारे गवर्नमेंट के होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं, लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज बाय द इम्पोर्टर ऑफ सच गुड्स। कोई इम्पोर्टेड गुड्स अगर है तो जब तक उनकी पूरी पेमेंट नहीं हो जाती है, कस्टम क्लियरेंस नहीं हो जाती है, तब तक उनको जिन वेयर हाउस में रखा जाता है, अब वहां से तो आ गई, मान लो किसी ने यूएसए से कार्गो मंगाया, अपना सामान मंगाया कार्गो में, तो वो कार्गो कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा जब तक उसकी कस्टम क्लियरेंस नहीं हो जाती है। तो वो वहीं पे तो डॉक पे तो नहीं खड़ा रहेगा, जहाँ पे आपका सामान वो शिप से उतरता है वहां नहीं खड़ा रहेगा, आपको उसके लिए क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और उसके लिए टेम्परेरी जो आपकी कंपनी है, शिपिंग कंपनी, जहाँ जिसके थ्रू आपने मंगाया है, वो उन कार्गोज को वहां शिफ्ट कर देती है, जिनको हम बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेज। ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस कंसोलिडेशन।
मतलब इन दिस फंक्शन द वेयर हाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट मटेरियल्स और गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स एंड डिस्पैचेज द सेम टू पर्टिकुलर कस्टमर और सिंगल ट्रांसपोर्ट शिपमेंट। कंसोलिडेट करते हैं, वहां पर आकर इकट्ठा करते हैं और वहीं से उनको डिस्पैच किया जाता है वेयर हाउसेज में। ब्रेक द बल्क को छोटे छोटे पार्ट्स में वो वेयर हाउस में किया जाता है। स्टॉक पाइलिंग, स्टॉक को पाइल अप करके इकट्ठा करके रखना, वो भी वेयर हाउस में किया जाता है। वैल्यू एडेड सर्विस, उस पर कुछ और काम करना है छोटा मोटा सा, तो वो भी लाइक मिक्सिंग, पैकेजिंग, वो सारा भी आपका वेयर हाउस में किया जाता है। नेक्स्ट इज योर फाइनेंसिंग। व्हेन द गुड्स आर केप्ट इन वेयर हाउस द ओनर ऑफ द गुड्स कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिक्योरिटी पे भी आप, मतलब अगर मेरे वेयर हाउस में गुड्स रखे हैं तो उनकी सिक्योरिटी पे मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ, उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग का भी काम करता है आपका वेयर हाउस। नेक्स्ट इज योर रिस्क बेयरिंग। द वेयर हाउस कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स kept in the warehouse. Once the goods are handed over for the storage in warehouse, the whole responsibility of the goods passes on to the warehouse keeper. जब आपने एक बार वेयर हाउस में वो गुड्स स्टोर कर दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर हाउस कीपर की होती है कि उनको उस गुड्स को मेंटेन करके रखना है, उनको खराब नहीं होने देना है, उनको खत्म नहीं होने देना है, ये उनकी ड्यूटी होती है। तो ये सारे फंक्शंस थे जो हमारे वेयर हाउस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो हमें पता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप गुड्स को लेकर जा रहे हो, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रह गया है, बाकी हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है ये मत समझना चैप्टर का पार्ट नहीं है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ना है। ओके एवरीवन, थैंक यू।